साल हमारा टारगेट यह है कि हमें 1 लाख आम के पेड़ लगाने हैं। शुभजीत मुखर्जी नाम के एक एनवायरमेंटल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने वाले एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम सब लोग होते हैं जो बात करते हैं कि हमारे आसपास की जो ग्रीनरी है वो कम हो रही है। और इस साल फरवरी के महीने में मुंबई में एक हीट वेव जैसा सिचुएशन आ गया था। आप दोनों कैसे मिले? हम कॉलेज में मिले थे। वी हैव अ 3 year like a reverse age gap. So I am 3 years elder to him. तो हम मिले थे एट दिस पॉइंट जब मैं TY BCom में थी और ये SYJC में था। एंड ही वॉज लाइक कि मैं भी कॉमर्स में एजुकेशन नहीं लेना चाहता, आई एम गोइंग टू ट्राई मास मीडिया। सो उस मोड पे थे जब दोनों कम्प्लीटली अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले थे। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं, बट लोग हमेशा ऐसे ही चिढ़ाते थे, मुझे चिढ़ाते थे कि अरे तेरा अभिराज कहाँ है। 24 घंटे बीवी साथ में रहती है यार, मतलब कैसा लगता है? इट्स अ वेरी बैड आइडिया कि आप आपके लाइफ पार्टनर को आपका बिजनेस पार्टनर बना दें। लेकिन उसने वहाँ पर भरोसा दिखाया और उसने, जब हम 100 Reasons to Love India की समय ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास इनकम सोर्स तो कोई था नहीं, वैसी जो सारी चीज़ें थी, तभी न्यू वाज द वन हु सेड कि ऐसे जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, और मैं ट्रैवल करते करते राइटिंग करूंगी, फ्रीलांसिंग कंटिन्यू करूंगी। तो ऐसा पार्टनर मिलना एक काफी रेयर बात होती है। अक्सर जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनका टारगेट होता है 1 लाख व्यूज आ जाएं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, ये वाला बटन मिल जाएगा। बट पहली बार मुझे ऐसे 2 लोग मिले हैं जो आर कंटेंट क्रिएटर जिनका टारगेट तो 1 लाख है, बट ये टारगेट व्यूज का नहीं है, ये टारगेट सब्सक्राइबर्स का नहीं है। किस चीज का टारगेट है ये आई थिंक अभी और न्यू से खुद ही जानते हैं। तो बताइए क्या आपने टारगेट रखा है? 1 लाख। तो इस साल हमारा टारगेट यह है कि हमें 1 लाख आम के पेड़ लगाने हैं, क्योंकि हम सब लोग होते हैं जो बात करते हैं कि हमारे आसपास की जो ग्रीनरी है वो कम हो रही है, हरियाली कम हो रही है। और इस साल फरवरी के महीने में मुंबई में एक हीट वेव जैसा सिचुएशन आ गया था कि मुंबई का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वो हम सभी फील कर रहे थे। और ये फरवरी की ही ये बात थी, तो फिर अप्रैल और मई में और ज़्यादा इंटेंस चीज़ें हो रही थी। तो तभी से हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को इन्वॉल्व करके एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें लोग भी इन्वॉल्व हो पाए और कुछ ऐसे एक छोटी सी एक्शन ले पाए जिस एक्शन से हम भी एक सॉल्यूशन का हिस्सा बन पाए। तो पिछले 2 सालों से हम ये प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहे हैं। शुभजीत मुखर्जी नाम के एक एनवायरमेंटल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने वाले एक्सपर्ट हैं। तो और वो इसी चीज़ पर फोकस करते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों से हम लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ प्रोडक्टिव कर पाए। तो पिछले 2 सालों से जब ही पैंडेमिक का 2nd वेव चल रहा था, तभी से उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि मई के महीने में हम सब लोगों को आम खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो जो गुठलियाँ होती है, वो गुठलियों का बाद में क्या होता है कि वो तो हम कचरे में उठाकर फेंक देते हैं और फिर वो लैंडफिल में जाकर वहाँ पे ही सड़ते रहते हैं। हमारे मुंबई की लैंडफिल जो है वो 11 मंजिल ऊंची हो चुकी है। तो और वैसे ही सेम सिचुएशन हर बड़े शहर में होता है कि शहर के बाहर ही जाने के बाद एक इतनी बड़ी लैंडफिल होती है जो बढ़ती जाती है। तो क्यों ना हम उन गुठलियों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर पाएं जिससे कुछ सोल्यूशन निकल पाए। तो उन्होंने उनके इंस्टाग्राम पर अपील किया था कि आप हमें ये गुठलियाँ भेजिए। तो हमने उन्हें कांटेक्ट किया, हमने उन्हें पूछा कि क्या हम भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, श्योर। तो पहले साल यानी 2021 में जब हमने ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया था, तब हमारे कुछ 25,000 सीड्स इकट्ठा हुए थे और उनमें से कुछ 8,000 पेड़ लगे थे। फिर अगले साल यानी पिछले साल 2022 में और कुछ लोगों ने याद रखा था कि अच्छा ये प्रोजेक्ट होता है, वो भी हमें पूछने लगे कि क्या इस साल भी आप ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमने कहा हाँ क्यों नहीं। तो फिर उस साल हमारे कुछ 40-50 हज़ार सीड्स इकट्ठा हुए और उनमें से 25,000 पेड़ लगे। तो इन टोटल अराउंड 35 से 40 हज़ार के बीच में पेड़ हम पिछले 2 सालों में लगा चुके थे। So I think that deserves an applause. थैंक यू। नहीं, सारा क्रेडिट जो है वो शुभजीत सर को और जो सारे फार्मर्स जो हैं उनको जाता है, क्योंकि सीड्स इकट्ठा करना तो एक काफ़ी छोटा उसमें से पार्ट हो जाता है। हम सिर्फ मैसेंजर्स हैं, हम सिर्फ लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। मैसेज पहुंचाना एक बड़ी चीज है, क्योंकि आपके पास एक जो पावर है, पीपल नो यू, पीपल फॉलो यू। तो कहीं ना कहीं जब एक चेहरा सामने होता है ना, तो बात कहनी आसान होती है। शाहरुख खान अगर बोलेगा कि ये प्रोडक्ट ले लो, तो मुझे लगता है लोग ले लेते हैं। अगर कोई आम आदमी बोलेगा तो शायद नहीं लेंगे। तो आम पसंद है वैसे? आप? हाँ जी, बहुत पसंद है। काट के खाती हैं, चूस के? ये सवाल बड़ा वायरल हुआ था। नहीं, आम काट के खाते हैं। अच्छा, आम काट के। मैंगो शेक भी?
नहीं, नॉट अ बिग फैन ऑफ Not a मैंगो big शेक, fan of mango. क्योंकि Okay. फ्रूट ही इतना इंटरेस्टिंग होता है और हर अलग वैरायटी का एक अलग टेस्ट होता है, वो हर बंदे के ऊपर टेस्ट पे डिपेंड होता है। जैसे हम केसर आम खाते हैं, अभी तो बारिश का मौसम है तो अभी दशहरी आता है, चौसा आता है, लंगड़ा आता है, राजापुरी, तो ये सारे इनका भी एक अलग टेस्ट होता है। सो देन बड़े चाव से खाते हैं ये सवाल mangoes. पूछने का पर्पस ये था कि आम हम सब बड़े चाव से खाते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। है ना। इन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया दशहरी चौसा, Correct, बट correct. ये नहीं सोचते कि भाई लगा भी लो। हाँ, Exactly. तो ये, लेकिन अगर मान लो मैं आपकी इस ड्राइव का हिस्सा बनना चाहता हूँ, या मेरे जैसा कोई आम इंसान है जो चाहता है कि वो अभी और नीयू के साथ आकर वो भी इस ड्राइव का हिस्सा बने, वो किस तरह से बन सकता है? तो हमने अप्रैल में ये कैंपेन लॉन्च किया था, जो कैंपेन अराउंड 3 महीनों के लिए चला, कि हमने लोगों को कहा कि आपके जो सीड्स होते हैं उन्हें ठीक से धोइए, फिर उन्हें धूप में थोड़ा सुखाइए, और फिर सूखने के बाद आप हमने एक एड्रेस हमारे वीडियो में मेंशन किया था, वो एड्रेस मैं आपको भी दे दूंगा, तो फिर अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि इस जगह पर वो आम भेजने। तो ये हमारा कैंपेन जो है वो मिड अप्रैल से अराउंड जुलाई के मिड तक चला। अभी वो कैंपेन इट विल बी कमिंग टू एन एंड, बिकॉज अभी जैसे बारिश शुरू हो जाएगी तभी उनकी जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे अभी मैं शुभजीत सर से वापस एक बार कंसल्ट करूंगा, उन्हें पूछूंगा कि अभी अगर लोगों को भेजना है तो फिर क्या हम फिर भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्या उनका कोई इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है। नहीं तो ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि हम जो इतना एफर्ट लेके पोस्ट कर रहे हैं उसका बाद में कुछ भी ना हो। तो वैसा हो गए? नहीं, अभी तो हमने 3 लाख सीड्स कलेक्ट किए हैं, अराउंड 3 लाख के आसपास, क्योंकि लोग आते जा रहे हैं और अभी जैसे कैंपेन टुवर्ड्स द एंड हो रहा है तो फिर हर दिन बहुत ज्यादा ये आते जाते। प्लस काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बारिश शुरू हो जाने पर वो आम खाना बंद कर देते हैं, तो बारिश तक काफ़ी लोगों ने सीड्स कलेक्ट किए हुए थे। अभी थोड़ा सा टेपर ऑफ होगा क्योंकि कई लोग खाते नहीं हैं, ये जो बारिश में आने वाले आम होते हैं वो वाले वैरायटीज़ काफ़ी लोग नहीं खाते। बट शुभजीत सर जो कर रहे हैं, व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ कि उन्होंने काफ़ी लोग भी इंटरेस्टेड थे कि हम हमारे एरिया में ऐसे शुरू कर सकते हैं कि नहीं। वैसे उन्होंने नासिक में भी एक नर्सरी वैसे ओपन की है, तो लोग वहाँ पर भी भेज सकते हैं अगर मुरबाड में नहीं भेज पाए तो, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। तो अभी जो सीड्स हमने कलेक्ट किए हैं 3 लाख, तो अभी उन्हें प्लांट तो वैसे कर ही रहे थे वो लोग, तो उनमें से काफ़ी सारे जर्मिनेट हुए हैं। कुछ ऐसे सीड्स हैं जो जर्मिनेट नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जर्मिनेट होंगे, ग्रो होंगे और फिर कुछ महीनों बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो वैसे ही होता है अगर हम लगाते हैं सीड्स। मैंने भी खुद ट्राई किया था 2021 में, तो मेरे 22 सीड्स जर्मिनेट तो हुए थे, लेकिन 1 साल के बाद सिर्फ 5-6 ही बच पाए। तो जर्मिनेट काफ़ी हुए थे लेकिन वो लास्ट नहीं हो पाए 1 साल तक। आई थिंक इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिर कुछ लास्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो अभी के लिए तो वो प्रोसेस चल रहा है, जैसे सीड्स मिल रहे हैं उनको, वो लोग प्लांट भी कर रहे हैं। अभी तो बारिश का मौसम है, सो देन आई थिंक जर्मिनेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा। बट कितने एक्चुअली वो 1 साल का जो पीरियड है उतने सर्वाइव करेंगे, वो दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट वो तो किसी के हाथ में नहीं है, ना उनके ना हमारे। तो और ये कहाँ लगाए? हाँ, आप कुछ कहाँ लगाए जाएंगे? ये ठाणे के थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुरबाड नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो बिलो द पॉवर्टी लाइन फार्मर्स हैं उनको ये जो सैपलिंग्स है वो अगले साल डोनेट किए जाएंगे। तो फिर मैं एक प्रोसेस शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पहले तो जैसे हमारा काम है लोगों तक मैसेज पहुंचाना। हमने खुद भी इन्वॉल्व होके खुद भी हमारे सोसाइटी में सीड कलेक्शन ड्राइव वगैरह किया, और सीड एक बार कलेक्ट हो जाने पर हम इंडिया पोस्ट से वो सीड्स उनको भेजते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो सीड्स कचरे में जाने वाले थे, जिससे लैंडफिल बढ़ने वाला था, वो नहीं बढ़ा। तो वो उतना कचरा हम लोगों ने रोका, और लिटरली हम आपको अभी भी दिखा सकते हैं, हमारा लास्ट बैच अभी यहाँ पर बाहर है। तो फिर वो सिर्फ एक घर से आए हुए आम का कचरा है, यानी कचरा नहीं, वो अभी क्या बोलते हैं, वो खजाना है एक्चुअली वो, लेकिन वो खजाने में कन्वर्ट करने का काम वहां पर जाके वो फार्मर्स कर रहे हैं, वो किसान कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि ये जो कचरा नहीं होता, ये खजाना बन जाता है। दूसरी बात ये होती है कि पेड़ लगते हैं, कि हम हमेशा बात करते हैं कि आसपास होने वाली जो गर्मी, बढ़ती गर्मी है, उससे परेशान तो हम सब होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम सोल्यूशन का हिस्सा कैसे बने। तो लोगों को सोल्यूशन का हिस्सा बनने का एक मौका मिलता है, ग्रीनरी बढ़ती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे
आने वाले 5-6 सालों में बिलो द पॉवर्टी लाइन जो फार्मर्स रहेंगे, जो गरीबी रेखा के नीचे होने वाले फार्मर्स रहेंगे, उनके लिए एक इनकम का सोर्स बनेगा। क्योंकि 3 साल पहले जो हमने आम लगाने की शुरुआत की थी, अभी इस साल जब हम वो प्रोजेक्ट के साइट पर गए तब हम देख पाए कि वहाँ पर अभी उनको आम आने शुरू हुए। तो 1-2 साल बाद वो ऐसे आम क्रिएट होंगे जो वो एक्चुअली फार्मर्स बेच पाएंगे। ये ऐसे फार्मर्स नहीं है, ऐसे किसान नहीं है जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं। वहाँ पर जाने के बाद ऐसे दिखता है कि शायद किसी किसान की हमारा जो स्टूडियो है उतनी ही बड़ी ज़मीन है, तो वो उसमें 2-3 पेड़ लगा सकते हैं। तो फिर वो 2-3 पेड़ों से अगर वो एक साल में 20, 25, 40 अगर आम वो बना पाए और फिर उनके गांव में वो बेच पाए, तो फिर वो उनके लिए एक एडिशनल इनकम हो जाता है। तो फिर ये तीसरा लेयर ऑफ गुडनेस हो गया। और एक चौथा लेयर जो हमने वीडियो बनाते हुए प्रेडिक्ट नहीं किया था, वो ये हो गया कि हमें बहुत सारे बच्चों ने उनके सीड्स कलेक्शन ड्राइव के फोटोज भेजे, और वो भी काफ़ी क्रिएटिवली भेजे, डिज़ाइन करके भेजे, पेड़ों के शेप में आम की गुठलियाँ ये करके भेजे। तो फिर उससे होता यह है कि हम हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो नई जनरेशन है उनका नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो छूट रहा है। हम शहरों में रहते हैं, हमारे पास कुछ ही सोसाइटीज़ में थोड़े बहुत गार्डन्स होते हैं, तो मिट्टी में हाथ डालना भी एक काफ़ी ऐसे हो जाता है कि नहीं डालना है, मिट्टी में हाथ डालने से बीमारियां फैल जाएंगी। लेकिन एक्चुअली हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मिट्टी में ही पले बढ़े, सब खेल भी वहाँ पे खेले हुए हैं, लेकिन वो तो ठीक ठाक ही थे। तो ऐसे तो नहीं है, जैसे न्यू हमेशा कहती है कि मिट्टी का जो है वो ब्रांडिंग का प्रॉब्लम है कि मतलब हमें तो यही लगता है कि अगर हाथ पे मिट्टी लग गई तो फिर धोते हैं तो फिर भी कुछ निकलता है तो फिर वो हमें गंदा लगता है। बट प्रॉब्लम वही है कि हमें लगता है कि वो गंदा है, बट एक्चुअली मिट्टी से हमारा खाना आता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे, हम बाकी सारे काम करते हैं। तो फिर हमें यही लगता है एक्चुअली कि वो जो ब्राउन कलर है ना वो डर्टी ऐसे मानते हैं हम लोग, धूल मिट्टी, हम इसको लाइक सबकॉन्शियसली सेम कैटेगरी में डाल देते हैं, इवन दो मिट्टी इज़ लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जीव जंतु भी होते हैं। सो देन दैट्स व्हाट आई से कि इट्स अ ब्रांडिंग प्रॉब्लम। हम बच्चे थे तो हमने तो बहुत मिट्टी में वगैरह हाथ डाले, खेले। तो जैसे कभी भी कोई भी हमें सवाल पूछता है कि अरे कितने सीड्स इकट्ठा हुए, कितना क्या प्रोग्रेस हुआ, तो जब इतना सारा ये देखने के बाद भी हम उन्हें कहते हैं कि हाँ इतने हो पाए, उनमें से इतने पेड़ लग पाए, तब उन तक ये मैसेज भी पहुंचता है कि एक पेड़ लगाना भी कितना मुश्किल होता है। तो यही जो हमारी जनरेशन है वो आगे जाकर सोसाइटी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेने वाली है, कोई कंस्ट्रक्शन में जाने वाला है, कोई सिविल सर्वेंट बनने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है वो आगे जाकर इतना मैच्योर बने कि आगे जाकर अगर उन्हें एक डिसीजन लेना हो कि सोसाइटी में इतनी जगह गार्डन के लिए छोड़नी है या नहीं, तो उनको ये याद रहे कि एक पेड़ काटने में जितना समय लगता है उससे 1000 गुना ज्यादा समय एक पेड़ उगाने में लगता है। तो ये जो मैसेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे डायरेक्टली अगर हम किसी को बताएंगे तो वो ऐसे उपदेश हो जाएगा, एक लेक्चर हो जाएगा, और वो भूल जाएंगे। आजकल आपने देखा होगा जैकी श्रॉफ जहां भी जाते हैं तो वो एक पौधा अपने साथ लेके चलते हैं। करेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग दे रहे हैं। सही बात। वो ये बोल रहे हैं कि ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। भाई तुमको अगर वो तो बोलते भी बड़े मुंबईया भाषा में है कि करना है तो करो, नहीं करना तो बिड़ू भाड़ में जाओ, इस तरह। तो वो अच्छा लगता है कि जब भी वो कहीं जाते हैं, वो अंबानी के घर भी जाते हैं तो वो हाथ में पौधा लेके जाते हैं, वो किसी फंक्शन में जाते हैं अपने हाथ में पौधा लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये बीड़ा तो उठाया है, और जाहिर है लोग पूछते हैं कि अरे यार ये क्या मतलब, क्यों? क्योंकि लोगों को समझाने का मुझे लगता है तरीका उपदेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो ज्ञान हम लेना नहीं चाहते बेसिकली, चाहे वो नहीं हो सकता। वो ऐसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करके ही उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारा जो एनवायरनमेंट रिलेटेड मैसेजिंग होता है वो ऐसे ही होता है कि दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी कम है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो फिर इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, ये इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। एक जो कॉमन इंसान है वो जनरली खुद के ही लाइफ में रैप्टअप होता है, ऑफिस तक जाना, काम करना, वापस आना, एंड फिर जो बच्चे कुछ टाइम में पर्सनल लाइफ एंजॉय करना, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, ये सारी इतने स्ट्रेसफुल जो लाइफ होती है उसमें अगर वो और मैसेजिंग पड़ता है तो फिर देन पीपल गेट डिस्कनेक्टेड। तो उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए वो पूरा अप्रोच ही बदलना पड़ेगा कि आप कैसे सोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। वो जो सारे सोल्यूशंस हैं वो सोल्यूशंस को हमको थोड़ा सा पुशअप करना पड़ेगा, थोड़ा और अच्छे से ब्रांड करना पड़ेगा, फिर लोग खुशी खुशी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं।
जैसे अभी सीड्स के टाइम पे भी ऐसा था कि हमने कहा कि आप अपने सीड्स रखिए, तो 2 साल पहले भी हमने किया था। पहले साल में 1-2 हाउस होल्ड्स ने किया था, ये साल 4-5 हाउस होल्ड्स ने किया, और फिर हमारे ही एरिया में और लोगों ने भी कलेक्ट करके मुझे दिए। सो बेसिकली ये इंस्टेंट नहीं होता है इसका रिजल्ट, मतलब जो भी कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, इट टेक्स टाइम, वो बार बार उनको हिट करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे करते हैं कि वी आर इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ जीरो वेस्ट वॉरियर्स। तो जब भी हम किराने की दुकान में जाते हैं तो आप आपकी परचेजेस इस तरह प्लान कर सकते हैं कि आप खुद का डब्बा लेके जाइए, और इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन वो मैंने काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट्स देखे जहाँ पे लोग वही कर रहे थे, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अभी मैं जा रही हूँ कुछ खरीदने तो मैं खुद का डब्बा लेके जाती हूँ, वो अननेसेसरी वो एक प्लास्टिक का थैला बच जाता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट। और एक बार आपने करना शुरू किया तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप धरती माँ के लिए एक बड़ा स्टेप ले रहे हो, तो देन इट फील्स गुड। तो फिर आपको वो बार बार करना अच्छा लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, रादर देन पीछे बैठ के बोल रहे हो जैसा हो वैसे। हाँ, आदत चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरा, हम ना फॉलो बहुत करते हैं। एक रेड लाइट पे अगर एक गाड़ी रुक जाती है ना, सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। अगर एक ने नहीं रोका तो सब लोग बिना सोचे समझे क्रॉस करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ फ्लाईओवर से ना गाड़ियां वापस आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ हो गया है। एवरीवन फॉलोज, और आप आगे जाके देखते हो तो वहां कुछ नहीं होता। मतलब इट हैपेंस। हमारे साथ बहुत भेड़चाल हमारे यहाँ बहुत है कि, और मुझे लगता है कि अच्छा काम भी अगर कोई करना शुरू करता है तो लोग फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे, लाइक बेसिकली वो लोगों को ना विलेन बनाने से अच्छा अगर आप उन्हें एक मौका दे कि आप इस तरफ आइए, आप सोल्यूशन का हिस्सा बनिए, डू समथिंग गुड, तो फिर वो छोटे छोटे स्टेप्स में दे आर हैप्पी टू डू इट, दे आर हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। बस आपको वो प्रॉब्लम है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वो किसी के सिर पे रख देंगे तो वो शायद उसका बोझ नहीं ले पाएंगे। बट छोटे छोटे स्टेप्स की अब सिर्फ आपकी आम की गुठलियाँ कलेक्ट करो। ये मतलब मेरे को लगता है कि किसी के लिए भी बहुत ईजी है। मतलब आम तो खा ही रहे हो भाई, सिर्फ उसको आपको देना है, डोनेट कर देना, आपने एड्रेस भी बता दिया, वहां भेज देना। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये करते वक्त ना लोग और भी सवाल पूछ रहे थे कि इसको हम थ्रू आउट द ईयर कैसे कर सकते हैं। अभी जामुन का भी सीजन है तो जामुन के सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो लोग नेचुरली ये सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर बाद में शुभजीत और हम भी यही कर रहे हैं कि हाँ, हम इसको एक्सपांड करते हैं। बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि हम ये हमारे एरिया में कर सकते हैं, तो आप हमें गाइडेंस दीजिए। तो वैसे सारी बातें भी हो रही हैं कि आप आपके एरिया में कर सकते हो, यहाँ पे भेजने की ज़रूरत नहीं। तो लोग उसका भी जिम्मा उठा रहे हैं कि हमारे एरिया में। तो लोग जामुन के सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं। अभी कस्टर्ड एप्पल का सीज़न आएगा तो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, कस्टर्ड एप्पल के साथ भी कर लेते हैं। और अभी से लोग एक्साइटेड है कि हम और कौन से बीज ऐसे लेकर कुछ उगा सकते हैं। तो पीपल जब वो खुद से ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, आगे ऐसे और कौन से फल खा रहे हैं जिसके हम ऐसे पेड़ लगा सकते हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक स्पार्किंग मोर कॉन्वर्जेशंस कि हम इसको और बड़ा करते हैं, ईयर राउंड करते हैं और ऐसे करते हैं। फिर बाद में शुभजीत और मेरी ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई थी लास्ट ईयर कि हम जो वो ट्री प्लांटेशन में ब्लैक कलर का थैला यूज़ करते हैं वो कितना अननेसेसरी है। वो एक ही बार यूज़ हो जाता है, फिर ट्री प्लांटेशन के समय उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। और हमारे घर पे काफ़ी सारा अभी लोग शॉपिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट पैकेट ही खरीदते हैं। वो पैकेट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आप अगर आटा वगैरह खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अभी डी मार्ट में गए, कुछ भी उठाया, तो वो जो थैली होती है वो नेचुरली टफ़ होती है क्योंकि उसमें फूड आइटम्स होते हैं। तो क्यों ना हम वैसे ही कोई चीज़ यूज़ कर सके। क्योंकि मैंने ट्राई किया था, जब मैंने वो 22 मैंगो सीड्स जर्मिनेट किए थे तब मैंने दूध की थैलियाँ यूज़ की थी, एंड दैट सर्वाइव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो नेचुरली टफ़ थे, इतने जल्दी फटे नहीं। तो फिर देन शुभजीत वाज लाइक हाँ, ये भी सही है, हम ये भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया और लोग भी उसको काफ़ी शेयर कर रहे थे। एंड शुभजीत वाज लाइक मुझे 9000 थैलियाँ ऑलरेडी मिल चुकी हैं जो मैं प्लांटेशन में यूज़ कर सकता हूँ। सो ऐसे ही एक सिंपल आइडिया की वजह से कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, तो हमने उस प्लास्टिक को एक सेकेंड लाइफ दे दिया। एंड देन ही विल ट्राई कि उसको एक थर्ड लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। जितना प्लास्टिक ऑलरेडी बाहर है उसको तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन उसको जितनी बार रीयूज़ करते हैं उतना हम प्लास्टिक का कंजम्पशन और कम करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक अ स्मॉल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन से फिर कॉन्वर्जेशन शुरू होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी और कोई डिटेल्स या और कोई बात इस प्रोजेक्ट के बारे में जो आप कहना चाहते हैं या जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए? एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अभी एक आम का जो पेड़ होता है, एक आम का जो अडल्ट पेड़ होता है, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में 257 मिलियन टन
ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है और कुछ 81 मिलियन टन ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हाँ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 81 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता। तो ये जो है ये इतना है जो हम एक एसी 5 साल में लगाकर जितना कूलिंग का इफेक्ट देगा उतना कूलिंग का इफेक्ट ये एक आम का पेड़ देता है। और हम 1 लाख पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो फिर 1 लाख पेड़ों की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर आप सोचिए हमने उन्हें नेचुरल एसी का नाम दिया क्योंकि हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यानी एक जोक बहुत पहले सुना था कि जब हम लोगों को बता देंगे कि एक पेड़ लगाने से आपको फ्री वाईफाई मिलेगा तो फिर हर कोई पेड़ लगाने लगेगा। अनफॉर्चुनेटली पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो फिर ये जो जोक है ये लोगों तक पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे ही होता है कि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता कि एक पेड़ काट दिया तो फिर उससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा वो आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा। लेकिन स्लोली जैसे हमारे शहरों में से हरियाली कम होती जाएगी वैसे वैसे अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है हमारे वो बढ़ते जाएंगे। और मतलब समर्स में हमारे शहरों में इतनी गर्मी होती है, रात हर साल बढ़ती जा रही है, और रात को भी वो टेम्परेचर कम नहीं होता। एक्चुअली नासा ने ऐसे स्टडी किया था, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली में जो टेम्परेचर था ड्यूरिंग द नाइट और दिल्ली के आसपास गांव में जो टेम्परेचर था नाइट टाइम के टेम्परेचर में 15 डिग्री का फ़र्क था। बिकॉज गांव में बहुत सारी हरियाली होती है, ओपन स्पेस होता है, तो वो नेचुरली वो एरिया रात को ठंडा हो सकता है। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में कंक्रीट बहुत होता है, घरें होती है, सड़कें होती है, हरियाली नहीं होती, तो वो जो हीट होता है वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है। एंड 15 डिग्रीज इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब 15 डिग्री से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो सर्दी और गर्मी का फ़र्क एग्जैक्टली। तो ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं और ज़रा सी भी बारिश आ गई तो फिर हमारे शहर एकदम स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, रस्तों में पानी हो जाता है। एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स है जो हम अनइंटेंशनली खुद पे ले लेते हैं बिकॉज हम आगे की नहीं सोचते। सो बेसिकली द होल एम इज़ कि हम ऐसे कॉन्वर्सेशन शुरू करें अबाउट और क्या हो सकता है, हाउ वी कैन मेक आवर सिटीज़ बेटर। सो दैट्स द होल पॉइंट। अच्छा, अब एक इस ड्राइव के बारे में आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे जरिए भी बहुत लाखों करोड़ों लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, बट कुछ आपके बारे में भी मैं जानना चाहूँ। कुछ चीजें जो शायद लोगों को पता नहीं है, जो बहुत सारे आपके फैंस भी हैं, बिकॉज दे सी योर वीडियोस, करेक्ट, दे डोंट नो कि आपके क्या लाइक्स हैं, आपके क्या डिसलाइक, हाउ यू स्टार्टेड। एक्चुअली इसका कोई ऐसे मोटिवेशनल आंसर नहीं है, इसका काफ़ी रैंडम आंसर है कि हम जस्ट घर पे थे, जस्ट हमारी शादी हुई थी, हमारी 2018 में शादी हुई और 2019 में हम जस्ट सोच रहे थे कि अभी और क्या करना चाहिए, अभी हम और क्या करें। तो हमारे आसपास ऐसे 2-3 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि कहीं पर अब्रॉड शिफ्ट हो जाए, वहाँ पर कोई ऐसे एक कोर्स MBA वगैरह ऐसे कुछ करें और अपने करियर को कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। लेकिन हमें ऐसे कुछ मिल नहीं रहा था जो हमें प्लेजर भी दे, यानी जो कुछ ऐसे फील्ड में हो जिसमें हमें इंटरेस्ट हो और हमें एक सेम शहर में रहने का मौका भी मिले। यानी शादी होने के बाद अगर साथ में रहना नहीं है, दूर दूर ही रहना है, तो फिर शादी क्यों की। राइट सही बात है। तो ऐसे मिल नहीं रहा था। में रह लेते। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो चल जाएगी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज कैसे होगा। तो यानी कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर एक मुझे ऐसे स्ट्राइक हुआ कि यूजुअली जब भी हम एक कोई मास्टर्स की डिग्री करते हैं, PhD करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हम उस समय सोचते नहीं है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं। हमारे जेब में से पैसा जा रहा होता है और हम ये नहीं सोचते कि कितना पैसा आ रहा है। हम इस आशा पर चलते हैं कि जो हम ये गैम्बल कर रहे हैं हमारी लाइफ के साथ, वो हमें कुछ रिजल्ट आगे फ्यूचर में दे। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो फिर हमें जॉब मिल जाता है, हम पैसे रिकवर कर देते हैं, हमारा लोन पे ऑफ कर देते हैं और फिर बाद में सब ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ % चांस रहता है कि वो सब ठीक ना हो, हमें शायद वापस आना पड़े, हमें कोई नौकरी ना मिले और जो हमने इन्वेस्ट किया वो एक एक्सपीरियंस तक सीमित रहे। तो अगर वैसा रिस्क ही लेना है तो क्यों ना हम, और मुझे कुछ मिल नहीं रहा है जो मुझे खुशी दे, तो क्यों ना हम खुद ऐसा कुछ डिज़ाइन करें जिससे हम जो हमें इन्वेस्ट करना है टाइम और पैसा वो इन्वेस्ट करें और कुछ ऐसा करें जिससे हमें गारंटीड खुशी तो मिले, एटलीस्ट उस समय के लिए खुशी तो मिले।
तो उस आइडिया से हमने 2019 में हमारा एक जर्नी प्लान किया। हम दोनों को ट्रैवल और वीडियोस वगैरह बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम भारत घूमें, भारत के कुछ ऐसे जगह ढूंढे जहाँ पर हमें जाना था, जहाँ की स्टोरीज़ हमें जाननी थी, और अगर हमें उन स्टोरीज़ में इंटरेस्ट होगा तो शायद और लोगों को भी इन स्टोरीज़ में इंटरेस्ट होगा, तो वो स्टोरीज़ लोगों को सुनाएं। तो फिर हमने वहाँ से हमने 100 रीजन्स टू लव इंडिया नाम की जो हमारी सीरीज़ थी उसकी हमने शुरुआत की, और हमने शुरुआत मेघालय से की। तो हमने नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत की। हम बहुत सारी ऐसी जगहों पर गए, नॉर्थ ईस्ट में गए, सिक्किम में गए, गुजरात के कुछ कच्छ में गए, रन ऑफ कच्छ में गए, लद्दाख के कुछ ऐसे जगहों पर गए जो टूरिस्टी जगह नहीं है, यानी लद्दाख जाकर भी हम पैंगोंग लेक नहीं जा पाए क्योंकि हम कुछ ऐसी जगह, लद्दाख जाकर हम पैंगोंग लेक नहीं गए, हम वहाँ का कचरे के ढेर में गए, हम लद्दाख के लैंडफिल में गए। हाँ, तो ये सारी वहाँ की कहानियाँ हमने सुनाई कि लद्दाख का प्रॉब्लम ये है कि लद्दाख का आज जो बहुत सारा इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, लेकिन वहाँ का प्रॉब्लम ये होता है कि ये 2-3 महीने जो होते हैं, जून से लेकर से अगस्त सितंबर तक के जो महीने होते हैं, वहाँ पर अचानक से बहुत सारे टूरिस्ट आ जाते हैं, और वहाँ का इकोसिस्टम उतना डेवलप हुआ नहीं है कि वो उन टूरिस्ट का कचरा और उनके जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर पाए। यानी हमें तो प्रॉपर टॉयलेट में जाने की आदत है, और वहाँ के जो लोग हैं वो नेचुरल टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। तो फिर टूरिस्ट की सुविधा के लिए वहाँ के होटल्स में एक फ्लश से 10 लीटर 15 लीटर पानी जाने वाला टॉयलेट बनाया गया है, जबकि वो है एक डेजर्ट, वो एक माउंटेन डेजर्ट। तो फिर उसका इम्पैक्ट वहाँ के लोगों पर क्या हो रहा है, उनको पूरा साल कैसे गुजारना पड़ता है, ये डिस्कवर करने के लिए हम वहाँ पर गए। तो ऐसी सारी चीज़ें करते करते हमने पैंडेमिक से पहले 1 साल गुजारा, और जब ही पैंडेमिक आ गया तो फिर हम हमारे घर में कन्फाइंड थे, एक रूम में कन्फाइंड थे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बोर हो रहे थे। तो हमने वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखा, और वैसे ही फिर लोगों को भी अच्छा लगने लगा। वी वर लाइक एक कुछ और करते हैं, एक कुछ और करते हैं, चलो कोई और स्टोरी सुना देते हैं, चलो कोई और स्टोरी। फिर बाद में किसी ने बोला कि आप ये सब स्टोरीज तक तो ठीक है, बट आप कुछ फैक्ट्स बताओ। तो फिर मैंने बोला अभी रुको। तो फिर हम लोगों ने पूरा ऐसे ट्रेड स्टैटिस्टिक्स वगैरह लेके सारा एक बहुत ही 10 मिनट का, पहली बार 10 मिनट का वीडियो बनाया था अबाउट आत्मनिर्भर भारत, जो भी काफ़ी अच्छे से चला। फिर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था अबाउट टिकटॉक, क्योंकि उस समय टिकटॉक चल रहा था, एंड वी मेड अ वीडियो कि टिकटॉक में काफ़ी सारे सिक्योरिटी फ्लैग्स हैं with their terms of service, और how it's connected to People's Liberation Army of China. So ये सारे वीडियोस धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगे, it started spreading among the people. तो फिर स्टार्टिंग में तो हमें लगा कि अरे पैंडेमिक आ गया है, बंद हो गया अभी सब, कहाँ ट्रैवल करेंगे, क्या करेंगे, बट देन वी स्लोली स्टार्टेड मेकिंग वन वीडियो आफ्टर द अदर। फिर वैसे टॉपिक्स आने लगे कि अरे इस पर भी बनाते हैं, अरे उस पर भी बनाते हैं, अरे ये भी ट्राई करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं। तो वैसे करते करते फिर बाद में वीडियोस बनने लगे दूसरे वाले। तो आपके चैनल का नाम किसने डिसाइड किया दोनों में से? एक्चुअली चैनल का नाम पहले हुआ करता था फॉलोइंग लव। उसकी कहानी ये है, हाँ, उसकी कहानी ये है कि मेरा पहले वाला आइडिया कम्प्लीटली अलग था, कि मैंने ये सोचा कि मैं हर महीने, तभी मैं खुद से फ्रीलांसिंग वगैरह करता था, तो मैंने सोचा कि हर महीने में एक हफ्ते का ब्रेक लूँगा, किसी अच्छे दूसरे जगह पर जाऊँगा और लोगों को यही एक सवाल पूछूंगा कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ लव, ऐसे। तो इसीलिए नाम हमने पहले फॉलोइंग लव ऐसे लिखा था, कि मैंने सोचा था कि लोगों से काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब आएंगे, लेकिन लोगों से जब सवाल पूछा गया तो फिर काफ़ी बोरिंग से आंसर्स आने लगे। ये आपको पता होगा क्योंकि आप इतने सारे इंटरव्यूज़ लेते हैं कि आप सोच के तो जाते हैं कि इसके बहुत सारे अच्छे जवाब होंगे, लेकिन जब लोग होते हैं तो उनको सोचता नहीं है, वो तो जवाब देने के मेंटालिटी से आए नहीं, तो काफ़ी बेसिक से आंसर्स मिलने लगे। तो पहले ही दिन वो आइडिया कम्प्लीटली फेल हो गया, लेकिन फिर भी नाम तो यही 1-1.5 साल के लिए नाम यही रहा। फिर बाद में मुझे मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया कि फॉलोइंग लव काफ़ी जेनेरिक हो गया, ये ऐसे याद नहीं रहता ऐसे फॉलोइंग लव क्या है, तो आपका नाम कुछ ऐसे होना चाहिए जो आपके लिए स्पेसिफिक हो और किसी को भी बोलने में आसानी हो जाए। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या है कि जो हमारे लिए यूनिक भी है और बोलने के लिए आसान भी है। तो जब भी हम किसी फॉरेनर फ्रेंड से मिलते थे तो फिर हम दोनों का जो नाम है वो काफ़ी लंबा चौड़ा। मेरा नाम अभिराज राजाध्यक्ष है और
माय नेम इज नियति माविन कुर्वे। सो ये तो उनको प्रोनाउंस करने नहीं होता तो था। जब भी हम So- किसी फॉरेनर दोस्त से वगैरह मिलते थे तो फिर मैं उनको बोल देता था कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो फिर मुझे आप अभी बोल दीजिए बस। तो फिर मैं अभी ऐसे करके ही इंट्रोड्यूस करता था खुद को। और ये भी एंड न्यू, बिकॉज वो मुझे बचपन से सब लोग न्यू ही बुलाते ओके, हैं। दैट्स योर निकनेम। या हाँ, दैट्स माय निकनेम। नियति से न्यू हाँ। थोड़ा हाँ, सो तो देन दैट्स व्हाट। तो ऐसे ही रैंडमली हम बस से आ रहे थे, मेरे उस दोस्त ने बोला था कि कुछ चेंज करने का सोचो, और मैंने इंस्टाग्राम पर ट्राई किया कि अभी एंड न्यू अवेलेबल है क्या, तो वो अवेलेबल था। तो फिर वो बुक कर दिया, क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम पर आईडी सारे यूनिक होते हैं, तो मुझे unique नंबर नहीं चाहिए था कि बिल्कुल। ऐसे _1 Got ऐसे it, नहीं got चाहिए it, था। got it, got it. तो फिर वो अवेलेबल था तो फिर बुक कर दिया, और फिर लोगों को अच्छा लगा वैसे। आप दोनों कैसे मिले थे? What is the love story? हम कॉलेज में मिले थे। वी हैव, मुंबई। हाँ जी, वी हैव अ 3 year लाइक अ रिवर्स एज गैप। सो आई एम 3 years एल्डर टू हिम। तो हम मिले थे एट दिस पॉइंट जब मैं TY BCom में थी और ये SYJC में था। एंड ही वॉज लाइक कि मैं भी कॉमर्स में एजुकेशन नहीं लेना चाहता, आई एम गोइंग टू ट्राई मास मीडिया। सो उस मोड पे थे जब दोनों कंप्लीटली अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले थे, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू परस्यू CA और मैं पास आउट होने वाली थी कॉलेज से और ये दूसरे कॉलेज में जाने वाला था। सो इट वॉज एट दैट पॉइंट दैट वी मेट। फिर रोट्रैक्ट के एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते करते वी वर डूइंग इट टुगेदर, एंड दैट्स व्हेन वी वर लाइक सुपर, लाइक वी वर अ लिटिल अट्रैक्टेड टू ईच अदर। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं, बट लोग हमेशा ऐसे ही चिढ़ाते थे, मुझे चिढ़ाते थे कि अरे तेरा अभिराज कहाँ है। मैं like, मेरा अभिराज नहीं है वो। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। So dating की 5-6 साल? हाँ नहीं, 7 साल। 7 साल। yeah. हाँ, सो हम 2011 से 2018 तक एक साथ थे। 2018 में हमारी शादी हो गई और उसके बाद शादी को अभी 5 साल हो गए। तो अच्छा, एक चीज मुझे थोड़ी सी समझनी है कि चैनल आपने स्टार्ट किया, हाँ। उससे पहले आप लोग अपने अपने करियर्स में कर क्या रहे थे या क्या करना चाहते थे? तो न्यू का थोड़ा सिंपल है, बिकॉज वो 2014 के एंड तक 15, yeah, 2015 आई बिकेम अ CA। फिर मैंने जॉब्स ढूंढना स्टार्ट किया। तो फिर मेरी एक स्टार्टअप में जॉब लग गई थी housing.com में। तो फिर वहाँ काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ, बोरियत हो गई। और फिर नहीं, काम तो वैसे ठीक ठाक ही था, बट आई वाज लाइक कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मुझे आते समय ऑफिस मेरा पवाई में था। सो देन आई वाज लाइक आने में मुझे इतना समय लग रहा है, जाने में ट्रैफिक मिल रहा है, और यही मेरी लाइफ होगी क्या आगे के 15-20 सालों के लिए। सो आई वाज लाइक नहीं, मुझे ये नहीं करना है। तो 6 महीने के बाद आई क्विट एंड देन आई स्टार्टेड फ्रीलांस राइटिंग। क्योंकि मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड स्टफ, एंड लोगों को भेजती थी, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक हाँ यू शुड राइट। तो फिर मैंने ऐसे फ्रीलांस राइटिंग करना शुरुआत किया, लाइक ऑलरेडी राइटिंग। हाँ। सो आई वाज न्यू डूइंग का ऐसे हो गया दैट कि मुझे 9 to 5 काम नहीं करना था, तो फिर मैं 24/7 काम करने लगा। और आपका क्या? जिसे लाइक फर्स्ट, लाइक फॉर ऑल द व्यूअर्स जिन्हें भी लगता है कि आप 9 to 5 जॉब को एस्केप करने के लिए खुद का बिजनेस शुरू करोगे, आप खुद के बिजनेस में हमेशा काम करते हो, कभी स्विच ऑफ वो बटन रहता ही नहीं है। सो फिर लोगों को ये बस लगता है कि हाँ भाई मैं मेरे जॉब छोड़ इनके तो दूंगा, मजे हैं, इनके पास तो डॉलर ही डॉलर, मैं जॉब छोड़ दूंगा और फिर मैं जाके बीच पे बैठूंगा और मेरी ये सुंदर व्यू रहेगी और मैं बस 2 घंटे काम करके लॉग ऑफ करूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप बीच पर भी ऐसे ही बैठोगे, अरे यार ये काम करना है, अरे फोन लोगे, लैपटॉप पे बैठ के काम करोगे। सो लाइक दैट्स डजंट वर्क। एंड व्हाट यू वर डूइंग बिफोर द चैनल? मैं पहले भी वीडियोस ही बना रहा था, अच्छा, लेकिन okay. मैं लोगों के लिए वीडियोस बनाता था। गॉट इट, फ्रीलांसिंग। हाँ, तो उसमें होता ये था कि अक्सर ऐसी फीलिंग आती थी कि अरे मैं तो इस फील्ड में क्रिएटिविटी के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस होने का कहीं पर मौका नहीं मिल रहा। तो वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं था वहाँ पर। तो ऐसे ही यानी पूरा एट वंस मैंने ऐसे उतना बड़ा जंप नहीं लिया कि सब कुछ बंद करके यूट्यूब करना है या फिर ऐसे कुछ करना है। पहले धीरे धीरे शुरुआत की थी। वो 1.5-2 साल के लिए हमने वैसे ट्राई किया, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका नाम नुसायर है, जो एक इज़राइल से ट्रैवल व्लॉगर है। उसने मुझे कहा कि जब तक आप कंप्लीटली ऑल इन नहीं करते तब तक आपसे वो डेडिकेशन भी नहीं आएगा, और वो वैसे हो जाएगा कि जैसे अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो फिर जब तक आप फ्लोटर वगैरह उतार कर सीधा पानी में नहीं जाते तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। तो फिर जब आप बाकी के सारे ऑप्शंस कट ऑफ करके जब आप पानी में
जंप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या आप स्विमिंग सीख पाओगे या नहीं। तो इसीलिए ये जो हमने 8 महीने का गैप लिया था 100 रीजंस टू लव इंडिया, तो वो यही था कि हम सोचेंगे नहीं कि इससे कमाई क्या हो रही है, ये बस हम मेमोरीज बनाने के लिए कर रहे हैं कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो एटलीस्ट 70 साल बाद हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि हमने कोशिश नहीं की। तो बस आई थिंक वही रिग्रेट यही रहता है कि मेरे पास टाइम था बट तभी मैंने वो रिस्क नहीं लिया। कुछ भी हो, आई मीन दिस इज़ नॉट ओनली कि आप जॉब क्विट करके बिजनेस शुरू करो, बट आपने वो हॉबी कभी परस्यू नहीं की, आपको वो कहीं जाना था, एक छोटा ट्रिप लेना था, आपने नहीं किया, आपने आपके लव्ड वंस के साथ टाइम नहीं बिताया, वही रिग्रेट होता है। जिन चीज़ों को आपने नहीं किया उसके बारे में रिग्रेट होता है। जो आपने कर लिया वो ठीक है, कर लिया आपने, मतलब आपने अगर कोई एग्जाम दी और आप फेल हो गए फेल होने का उतना रिग्रेट उसके नहीं बारे में रहता है। रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन आपने कोई चीज़ परस्यू नहीं की, मतलब आपको कोई लैंग्वेज सीखना था, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना था, लेकिन आप नहीं सीख पाए, तो वही लगेगा कि यार वो कॉलेज में थे तब वो गिटार सीख लेते तो फिर कुछ हाँ, और ही हो जाता ये तो होता है, शायद। ये सो तो। अच्छा, अभी आप लोग कंटेंट क्रिएट करते कैसे हो? कैसे आइडिया आता है? मतलब एक वीडियो बनाना, हाउ यू थिंक, हु राइट्स द स्क्रिप्ट? अगेन इसका कोई भी ऐसे ग्लैमरस आंसर है ही नहीं। इसका आंसर काफी बोरिंग सा आंसर है कि कहीं से भी आइडिया कहीं से भी आ सकता है। आइडिया कभी कभी तो लोगों के कमेंट से भी आइडिया आ जाता है, बिल्कुल आता है। लोगों के कमेंट से आइडिया आ जाता है। या फिर जब हम ट्रैवल कर रहे थे तभी अक्सर ये हुआ करता था कि हम इंस्टाग्राम पर सवाल पूछा करते थे कि अभी हम केरला में इस शहर जा रहे हैं और आप हमें बताइए अगर आप इस शहर से हैं कि क्या करना चाहिए। तभी हम मीटअप्स वगैरह करते थे, जिस भी नए शहर में जा रहे हैं तब लोगों से पूछा करते थे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अभी भी जैसे धीरे धीरे पेंडेमिक खत्म हो रहा है, अभी भी हम जब नए किसी शहर जाते हैं तो हम ऐसे मीटअप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर लोग आते हैं और जब ऐसे 1-on-1 मीटिंग होती है तो लोग काफ़ी जेन्युइन सजेशंस देते हैं। वो काफ़ी दिल से आने वाली सजेशंस होती हैं क्योंकि उनको भी एक चेहरा होता है, वो एक इंटरनेट पर ऐसे बेनाम लोग नहीं होते, वो उनकी खुद की एक आइडेंटिटी सामने आती है, तो फिर वो काफ़ी दिल से बात करते हैं। वो तो जो भी दिल से आता है तो वो एक काफ़ी डीप और गहरा सजेशन होता है। तो फिर वहाँ से हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं और हमारा एक ऐसा कंप्लीट लिखा हुआ इसका नोटबुक होगा मेरे कंप्यूटर पर, किधर लिखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आइडियाज़ तो है लेकिन जिन पर हमने काम नहीं किया हुआ है अभी तक। और काफ़ी बार ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कि इस टॉपिक के बारे में क्या है, उस टॉपिक के बारे में क्या है। जैसे अभी हीट वेव्स हो रहे थे, जैसे फरवरी के महीने में हीट वेव्स हो रहे थे, तो यही सवाल था कि हीट वेव होता क्या है, मतलब हीट वेव कब ऐसे एक सिचुएशन आती है जब हीट वेव होता है और उसको डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दैट्स वो जो एक क्वेश्चन था कि ये हीट वेव होता क्या है और ये क्यों होता है। तो इसी की वजह से लाइक इट्स अ रैबिट होल कि वो क्या है, हीट वेव क्या है, क्यों होता है, हमारे शहरों में क्यों होता है और कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली वही सारी, लाइक इट ऑल स्टार्ट्स विद वन क्वेश्चन। तो हर वीडियो जो हमारा होता है वो एक क्वेश्चन से शुरू होता है, लाइक अ जेन्युइन क्यूरियोसिटी फॉर अस कि हाउ डज दिस वर्क, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। या फिर कोई जो भी अगर हम कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं वगैरह वैसे, तो फिर उसमें वो क्यूरियोसिटी होती है कि इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट। तो अपने अपने वीडियोस आप खुद ही लिखते बनाते हैं, एक दूसरे के वीडियोस में भी सजेशंस रहते हैं? हाँ, नहीं, अभी ऐसा शुरू हुआ है कि हम दोनों की थॉट प्रोसेस और हम दोनों की काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। तो फिर कुछ वीडियोस पर न्यू काम कर रही होती है, कुछ वीडियोस पर मैं काम कर रहा होता हूँ और अभी हम ऐसे लेवल पर पहुँच गए हैं कि हम ज़्यादा हमें इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी मुझे पता है कि कौन सी चीज़ों में मुझे थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा, न्यू को पता है कि कौन सी चीज़ों में उसको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, हालांकि वो उस टॉपिक पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी हम उस लेवल तक पहुँच गए। अभी हम धीरे धीरे वैसे थोड़ा टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ एडिटर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ, कुछ राइटर्स हैं जो हमें एक बेसिक रिसर्च करके देने में मदद करते हैं। उससे होता यह है कि हमें एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि एक कोना छूट जाता है, तो वो कोना छूटना नहीं होता, कोई अगर मदद करने के लिए होता है। और अगेन अलग पर्सपेक्टिव वो इस हिसाब से भी होता है कि हम मुंबई में पले बढ़े हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो सारे पर्सपेक्टिव्स हो वो एक शहर से आते हैं। हो सकता है कि हमारे जो राइटर्स हैं वो क्योंकि वो दूसरे शहर में बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका कोई एक अलग पर्सपेक्टिव उस हिसाब से हो सकता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके काम में से सारा का सारा काम अगर यूज भी ना हो तो फिर एक ऐसे कोई पॉइंट मिल जाता है जो मेरे दिमाग में भी ना आया हो। तो वैसे अक्सर होता है। एक बात बताइएगा आप, सच
मतलब अब आप दोनों साथ में काम करते हैं, 24 घंटे बीवी साथ में रहती है यार, मतलब हाँ। कैसा लगता है? नहीं सही- वो एक सही काफी से। हाँ सही में बोल रहा हूँ। मैं हमेशा सब लोगों को यही कहता हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी दिस इज अ वेरी बैड आइडिया कि आप आपके लाइफ पार्टनर को आपका बिजनेस पार्टनर बना दें, क्योंकि मैं ऑनेस्टली काफी लकी हूँ, क्योंकि ये जो हमारा विजन था वो हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई एक आगे चलता है और दूसरे बंदे को उसको पीछे से सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो शुरुआत में वीडियो बनाने की आइडिया वगैरह थी वो मेरी आइडिया थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वीडियो वाला था, न्यू का बैकग्राउंड वीडियो का नहीं था। लेकिन उसने वहां पर भरोसा दिखाया, और उसने जब हम 100 रीजन्स टू लव इंडिया की समय ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास इनकम सोर्स तो कोई था नहीं, क्योंकि मोनेटाइजेशन कुछ हुआ नहीं था। कोई ब्रांड इतने 5000 फॉलोअर्स के साथ किसी को ब्रांड डील्स नहीं देने वाले थे। हमारा पहला जो ब्रांड कोलैब था मुझे याद है उसके लिए 3000 रुपये हमें मिले थे। तो वैसी जो सारी चीजें थी तभी न्यू वाज द वन हु सेड कि ऐसे जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, और मैं ट्रैवल करते करते राइटिंग करूंगी, फ्रीलांसिंग कंटिन्यू करूंगी, और मैं वो इनकम कंटिन्यू रखूंगी। तो ऐसा पार्टनर मिलना एक काफी रेयर बात होती, तो वो सबके नसीब में नहीं होता। तो अगर वो नहीं हुआ, और लकीली हमारे लिए सब ठीक ठाक बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी इन द सेंस 2 साल में ठीक ठाक हो गया। अगर वो किसी के साथ ना हो तो फिर आप सारी चीजों को रिस्क कर रहे हो, कि आप आपके पर्सनल लाइफ को भी रिस्क कर रहे हो और आपका बिजनेस तो रिस्क में है ही। तो इतना सारा, यानी यूजुअली लोगों के पास क्या होता है कि अगर कोई कहीं पर जॉब कर रहा है तो फिर 8 बजे उसका जॉब खत्म हुआ सपोज, और वो घर पर आ गया, तो फिर वो ऑफिस के टेंशन्स वहां पर छोड़ के घर पर जाकर रिलैक्स कर सकता है। उसकी फैमिली उसके लिए एक एस्केप होती है। बट हमारे लिए हम ये हमारा स्टूडियो तो बंद कर सकते हैं, लेकिन हम तो हम ही रहते हैं। वही चीज मैं पूछ रहा था कि हाँ। वो ऐसा नहीं लगता कि हमें अपना जो टाइम होता है हाँ। कहीं ना कहीं उसमें भी हम उसके लिए हम ये करते हैं कि कई लोग ऐसे मानते हैं कि रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए आपको आपके सिग्निफिकेंट अदर के साथ चीज़ें करनी चाहिए। हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। हम कहते हैं कि अगर आपको आपका रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो आप ऐसे 4-5 चीज़ें पकड़िए जो आप आपके सिग्निफिकेंट अदर के साथ नहीं करते। बिकॉज फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसको पसंद है मूवीज़ देखना या बाइक राइड्स पे जाना और मुझे पसंद नहीं है, तो वो चले जाता है वहाँ पे, एंड आई कैन सिट एंड एन्जॉय माई ओन टाइम। या फिर मुझे कहीं सपोज मेरे फ्रेंड से मिलना है एंड ही डजंट वांट टू कम और वट एवर, या फिर वो मेरी फ्रेंड्स है और वो इसको जानता भी नहीं है, तो आई विल गो फॉर दोज डिनर्स, आई विल एन्जॉय माई टाइम आउट, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, एंड देन ही इज़ एट होम। सो वो जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं वेर यू आर डूइंग योर ओन थिंग, तो फिर ऐसा लगता है कि देन यू हैव समथिंग न्यू टू कम एंड टेल कि अरे मैं बाहर गया था, ये हुआ, मैं बाहर गया, वो हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वैसा एक्सपीरियंस हुआ, मैं प्लेन में जा रही थी और मेरे बाजू में जो पैसेंजर बैठा था वो इतना लाइक बातें कर रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, एंड ही हैड वोन लाइक दिस बैड हेयर ऑयल, ही वाज स्मेलिंग। सो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बताने के लिए कि लाइक दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, दैट हैपेंड। लाइक कॉन्स्टेंटली अगर आप एक ही बंदे के साथ रहते हो तो फिर देन इवेंचुअली इट जस्ट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक, सो वो फ्रेशनेस रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों की आइडेंटिटी थोड़ी अलग हो, मतलब ऐसी चीज़ें हों जो आप साथ में नहीं करते। हाँ, और शुरुआत में ऐसा लगता था, यानी रिलेशनशिप की शुरुआत में, कि हमें सारी चीज़ें एक साथ करनी चाहिए। यानी हमें ऐसे दिन में सुबह उठने के बाद जिम जाने से लेकर रात तक सोने तक सब चीज़ें ऐसे शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बिकॉज हालांकि हम 12 साल से एक साथ हैं, लेकिन फिर भी उन 12 सालों के पहले जो मेरे लिए 18 साल और उसके लिए 20 साल जो हमने एक अकेले से गुजारे हैं, वहाँ पर जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो काफ़ी अलग सी रही है। तो फिर वो अलग सी होने की वजह से जो मेरी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है और उसकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है वो अलग सी हो सकती है, और मुझे उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसे मेरा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो फिर जो चीज़ें मैं करना एंजॉय करता हूँ वो मैं उस पर थोपता नहीं हूँ कि आपको भी ये चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए और आपको इसी तरह से करनी चाहिए, और वो भी नहीं करती। और अच्छी बात यह है कि अभी हम दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, यानी फैमिली इवेंट भी हो रहा है, और अगर मुझे नहीं आना है तो फिर मैं फ्रीली उसे बता सकता हूँ कि मुझे नहीं आना है इस इवेंट के लिए, और वो मैनेज कर लेती है, हाँ ठीक। और अगर सिमिलरली अगर मेरे साइड में ऐसे कुछ हो कि वर्क रिलेटेड या फिर फैमिली रिलेटेड ऐसे कुछ हो, तो वो कह सकती है कि नहीं आना है। हालांकि अक्सर मैं ही होता हूँ जो कहता हूँ मुझे नहीं आना है। I'm a good girl. हाँ। I go for all the events.
चलिए इसी तरीके से गुड चले सब, और आपकी जो Yes, ड्राइव है हाँ। वो बहुत सक्सेसफुल रहे, Thank you, because thank it's a you very so good much. initiative. Thank you so and much. थैंक यू सो मतलब मच फॉर योर सपोर्ट। appreciate you for that, support. हाँ। and our all support is there. Thank और you, आगे thank भी you. हम कोशिश करेंगे, आप ऐसी कोई ड्राइव्स करते हैं तो we Yes, want to yes, be a yes. part of that. Sure. यस यस So जब Sure, इसकी sure. सक्सेस भी Definitely. होगी, I think then also we'll sit and talk हाँ on जी, this. डेफिनेटली हाँ जी. So डेफिनेटली डेफिनेटली thank you so much for joining thank me. you Thank you It so was much lovely for talking having to us. you. Thank you so Thank you. much.